नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की भूगोल विषय में भौगोलिक विचारधारा। भौगोलिक विचारधारा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भौगोलिक विचारधारा क्या होती है। देखो, थोड़ा ध्यान से देखना कि भूगोल विषय में अनेक वैज्ञानिक हुए हैं। उन वैज्ञानिकों ने प्रकृति एवं मानव इन दोनों के मध्य पारस्परिक जो संबंध पाया जाता है, उस पारस्परिक संबंध के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। इन विचारों को ही भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। आज हम कक्षा 12 में भूगोल विषय में 3 प्रकार की भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली विचारधारा है आपकी नियतिवाद विचारधारा। या फिर इसको पर्यावरणीय विचारधारा भी कहा जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा भी कहा जाता है। पहली विचारधारा है नियतिवाद विचारधारा या फिर इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा भी कहा जाता है। इस विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है रेड जेल को। इस विचारधारा का प्रवर्तक जो है वो रेड जेल को माना जाता है। दोस्तों, इसको समझना, रटना नहीं है, ये तो भौगोलिक विचारधारा है। पहली आपकी विचारधारा नियतिवाद विचारधारा। नियतिवाद विचारधारा में भूगोलवेताओं का मानना है कि सब कुछ प्रकृति है। यानी कि मानव जो था वो आदिम अवस्था में था। मानव को एक दूसरे के बारे में ज्ञान जो था वो सीमित था। मानव प्रकृति का दास था। यानी कि मानव को प्रकृति का दास माना जाता है। मानव आदिम अवस्था में था, एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। यानी कि टेक्नोलॉजी जो थी वो बिल्कुल से निम्न प्रकार की थी। तकनीकी ज्ञान बिल्कुल नहीं था मानव प्रकृति से डरता था, भयभीत होता था। मानव प्रकृति से डरता था, प्रकृति की प्रचंडता से डरता था। मानव प्रकृति को देवता मानकर पूजा करता था। वैदिक काल में वेदों में सूर्य को, वायु को, अग्नि को, जल को, वर्षा को इत्यादि को देवता मानकर मानव इसकी पूजा करता था। इसी के साथ अरस्तु ने कहा था कि ठंडे इलाकों के, यानी कि यूरोपीय जो क्षेत्र है, यूरोपीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग
बहादुर हैं, ठंडे क्षेत्रों के लोग बहादुर हैं, लेकिन चिंतनशील में कमजोर है, लेकिन चिंतनशील में कमजोर, चिंतनशील में कमजोर है। जबकि एशिया के लोग चिंतनशील में बहुत अच्छे हैं, एशिया के लोग चिंतनशील में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका मनोबल डाउन है, आत्मनिर्भरता कमजोर है, आत्मनिर्भरता क्या है, कमजोर है। देखो दोस्तों, एक बार फिर से समझने की कोशिश करो, बहुत सरल है। पहली विचारधारा आपकी नियतिवाद विचारधारा या पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, इसका प्रवर्तक रेडजिल को माना जाता है। इस अवस्था में या फिर इस विचारधारा के अनुसार मानव जो था वो आदिम अवस्था में था। मानव बिल्कुल से, यानी कि प्रकृति ने मानव को कंट्रोल कर रखा था, नियंत्रित कर रखा था। मानव पूर्ण रूप से प्रकृति के वश में था। मानव प्रकृति का दास था। क्यों? कि जो कुछ था सब कुछ प्रकृति को माना गया, सब कुछ पर्यावरण को माना गया। भाई जो भी कुछ भी हो रहा है वो पूरा का पूरा प्रकृति की देन है। प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। मानव के पास किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई तकनीकी नहीं थी। एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। मानव केवल इतना ही सोचता था कि जो कुछ हो रहा है वो सब प्रकृति कर रही है, प्रकृति के देन सब कुछ। उस समय मानव ने सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा, इन सभी को देवता समझकर पूजा करता था। इसी प्रकार आपकी रोम, यूनान, मिस्र, इन सभ्यताओं में प्रकृति की छाप सर्वोपरि है। प्रकृति की छाप क्या है? सर्वोपरि है, यानी कि सब कुछ प्रकृति को माना गया है। तो इस अवस्था में ये विचार निकल के आते हैं कि मानव जो था आदिम अवस्था में था, एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था, मानव प्रकृति का दास था, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, मानव प्रकृति से डरता था, मानव प्रकृति की पूजा करता था। यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हो कि नियतिवाद विचारधारा के अनुसार मानव जो है वो प्रकृति का दास है, वो प्रकृति का सेवक है। मानव के ऊपर प्रकृति हावी है, मानव के ऊपर प्रकृति क्या है? हावी है। तो नियतिवाद विचारधारा में आपको ये ध्यान रखना है, सब कुछ प्रकृति को माना गया, प्रकृति को सर्वोपरि माना गया, मानव को प्रकृति का दास माना गया है। मानव ने बस इतना ही ध्यान रखा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब प्रकृति की देन। और इस विचारधारा के अनुसार मानव जो है वो प्रकृति के वश में है, मानव प्रकृति का गुलाम है। अगली विचारधारा हम पढ़ेंगे संभववाद विचारधारा। अगली विचारधारा है संभववाद विचारधारा। नंबर 2, संभववाद विचारधारा। इसका प्रवर्तक माना गया है विडाल डी ला ब्लास। संभववाद विचारधारा का प्रवर्तक विडाल डी ला ब्लास को माना गया है। और इस विचारधारा के अनुसार यानी कि प्रकृति मानव को अवसर देती है, मानव को अवसर देती है, और मानव अपनी तकनीकी की सहायता से, अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से उसका उपयोग करके अपना जीवन बदलने लग गया। कि इस अवस्था में ये माना गया है कि मानव जो है वो प्रकृति को समझने लग गया। अब मानव धीरे धीरे जो प्रकृति के द्वारा जो अवसर दिए जाते थे उसका सदुपयोग करके अपने जीवन में बदलाव करने लग गए मानव। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ
कि धीरे धीरे एक दूसरे व्यक्तियों के बारे में मिथक रहस्य खोलने लगे, एक दूसरे व्यक्तियों के बारे में ज्ञान बढ़ने लग गया, संपर्क बढ़ने लग गया, तकनीकी का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। अब मानव जो है वो प्रकृति का दास नहीं रहा है। अब मानव प्रकृति को अपने अनुकूल ढालने लग गया, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने लग गया मानव। तो इस अवस्था में प्रकृति जो है वो मानव पे हावी नहीं है, बल्कि मानव जो है वो प्रकृति पे हावी है। मानव जो है वो प्रकृति पर हावी है। अब मानव प्रकृति का गुलाम नहीं रहा है। इस अवस्था में मानव प्रकृति का दास नहीं रहा है। प्रकृति धीरे धीरे अवसर देती है, मानव अपने तकनीकी सहायता से उसका सदुपयोग करके अपना जीवन बदलने लग गया। जैसे कि उससे नियतिवाद विचारधारा में गर्मी है भगवान की देन है, ठंड है भगवान की देन है, जो बरसात हो रही भगवान की देन है, पूरा का पूरा जो था वो क्लाइमेट उस प्रकृति को माना गया था, पूरे के पूरे पर्यावरण को माना गया था। लेकिन यहाँ पर मानव जो है अपनी तकनीकी की सहायता से अपने जीवन को बदलने लग गया, क्योंकि धीरे धीरे अनेक खोजें हुई औपनिवेशिक शासन काल में और नौ संचालन जैसी गतिविधियां शुरू हुई, तो लोगों के मध्य संपर्क बढ़ा, नई नई खोजें हुई, तो उसमें मानव ने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो इस अवस्था में तकनीकी का धीरे धीरे विकास हुआ, एक दूसरे लोगों के बारे में संपर्क बढ़ा, ज्ञान बढ़ा, तो मानव जो है वो प्रकृति पे हावी हो गया। मानव प्रकृति पे क्या हो गया? हावी हो गया। तो इस विचारधारा के अनुसार मानव अपनी तकनीकी की सहायता से प्रकृति के ऊपर धीरे धीरे विजय प्राप्त करने लग गया, स्वतंत्र होने लग गया। मानव अपने आप में क्या होने लग गया? स्वतंत्र होने लग गया। अब मानव प्रकृति का दास नहीं रहा है। जैसे गर्मी लग रही है, आप पंखे, कूलर, एसी वगैरह काम में लेते हो, और इसी प्रकार से बरसात हो रही है तो बरसात में आप छत्ता वगैरह काम में लेते हो। इस अवस्था के अंदर कि धीरे धीरे मानव अपनी तकनीकी की सहायता से इसका सदुपयोग करने लग गया। अगली विचारधारा आपकी अंतिम विचारधारा नवनियतिवाद विचारधारा। नवनियतिवाद विचारधारा, नवनियतिवाद विचारधारा, नवनियतिवाद विचारधारा। इस नवनियतिवाद विचारधारा का जो प्रवर्तक माना गया है वह है आप लोगों का टेलर, ग्रिफिथ टेलर। याद रखना इसको। इस विचारधारा को रुको एवं जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। रुको एवं जाओ विचारधारा किसने प्रतिपादित किया? इसका प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। नवनियतिवाद विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। ये थोड़ा ध्यान रखना, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखो, नवनियतिवाद विचारधारा में 21वीं सदी में इस विचारधारा का उदय होता है। इस विचारधारा के अनुसार ये कह रहा है कि यहाँ न तो नितांत यानी कि पूर्ण रूप से पर्यावरणीय निश्चयवाद या फिर पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद है, और न ही संभववाद यानी कि स्वतंत्रता की आवश्यकता है, बल्कि प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पे विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रकृति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रखना,
ये कह रहा है कि यहाँ न तो नितांत पूर्णतः यानी कि पूर्ण रूप से पर्यावरण निश्चयवाद नित्यवाद है, और न ही पूर्ण रूप से आपका संभववाद या स्वतंत्रता है, बल्कि इन दोनों के मध्यम मार्ग को अपनाया गया। इन दोनों के मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। इन दोनों के मध्यम मार्ग को अपनाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पे विजय प्राप्त की जा सकती है। इन दोनों के मध्य मार्ग को अपनाया गया। जैसे कि हम लोग चौराहे के ऊपर हमारे यातायात को नियंत्रित करने के लिए बत्तियों का प्रयोग करते हैं, रुको एवं जाओ, जैसे लाल पीली हरी बत्तियां प्रयोग में लेते हैं। रेड लाल बत्ती होते ही वहाँ पर अपने परिवहन जो यातायात का जो साधन है उस साधन को हम वहाँ रोकते हैं। पीली बत्ती यानी कि चलने के लिए तैयार होना, हरी बत्ती होती है हम चलते हैं। वैसे ही हमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लेने से पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। यदि वो उपयोग में लेने योग्य है तो ही उसको हम उपयोग में लें, वरना उसको उपयोग में न लें। तो नवनीतिवाद विचारधारा ये कहती है कि न तो पूर्ण रूप से पर्यावरण निश्चयवाद की आवश्यकता है और न ही स्वतंत्र संभववाद की आवश्यकता है, बल्कि दोनों के मध्य मार्ग को अपनाया गया है और कहा गया है कि प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति की विजय प्राप्त की जा सकती है। भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। ये 3 प्रकार की विचारधारा थी। सन 1930 में मानव भूगोल दो शाखाओं में विभाजित हो गई। पूछा जाता है कई बार कि सन 1930 में मानव भूगोल कौन कौन सी 2 शाखाओं में विभाजित हुई। सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। नंबर 2 आर्थिक भूगोल। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगला है आपका कि जैसे जैसे विशेषीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है वैसे मानव भूगोल अनेक उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। अनेक उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे राजनीतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सामाजिक भूगोल, अनेक उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो परीक्षा में कई बार ये भी पूछा जाता है कि मानव भूगोल की कोई 2 उपशाखाओं के नाम लिखो। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना राजनीतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये आपकी मानव भूगोल की उपशाखाएं हैं। दोस्तों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 12 के भूगोल विषय में हमारी भौगोलिक विचारधाराएं। पहली जो भौगोलिक विचारधाराएं पढ़ी है वो है आप लोगों की नियतिवाद विचारधारा या पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। नियतिवाद विचारधारा या पर्यावरण निश्चयवाद जो विचारधारा उसका प्रवर्तक माना जाता है रेटजेल को। इस नियतिवाद विचारधारा के अंदर मानव जो है वो प्रकृति का दास है। मानव के ऊपर प्रकृति क्या है, हावी है। मानव के पास किसी प्रकार का कोई टेक्नोलॉजी ज्ञान नहीं है, आदिम अवस्था में रहता है, एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित है। मानव प्रकृति से डरता है, उससे भयभीत होता है, उसको देवता समझकर उसकी पूजा करता है। दूसरी अवस्था थी आपकी संभववाद विचारधारा का प्रवर्तक जो है वो माना जाता है विडाल डीला बलाश को। इस विचारधारा के अनुसार जैसे जैसे मानव को प्रकृति अवसर देती है
मानो उसका अपनी टेक्नोलॉजी तकनीकी का धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है, उस ज्ञान की सहायता से सदुपयोग करता है, एक दूसरे के बारे में ज्ञान बढ़ता है, नौ संचालन जैसी गतिविधियों का विकास होता है, अनेक खोजें होती हैं जिसमें मानव ने उसका उपयोग करके और प्रकृति के ऊपर मानव क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। मानव प्रकृति का दास नहीं है, गुलाम नहीं है, अब वो प्रकृति के वश में नहीं है, अब वो मानव धीरे धीरे प्रकृति पे विजय प्राप्त करने लग गया। अगली विचारधारा थी आपकी नवनीतिवाद विचारधारा। इस विचारधारा को रूको एवं जओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार नवनीतिवाद विचारधारा में कहा गया है, इसका प्रवर्तक जो है वो आपका ग्रिफिथ टेलर। और नवनीतिवाद विचारधारा के अंदर न तो यहाँ पे नितांत यानी कि पूर्ण रूप से पर्यावरणिकवाद और न ही यहाँ पे संभववाद, बल्कि इन दोनों के मध्यम मार्ग को अपनाया गया है और कहा गया है कि प्राकृतिक नियमों का या प्रकृति के जो नियम है, प्राकृतिक जो नियम है उसका उपयोग करके प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। आगे हमने पढ़ा था कि सन 1930 में मानव भूगोल दो शाखाओं में, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा जैसे जैसे विशेषीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी और मानव भूगोल अनेक उप शाखाओं में विभाजित हो गया, जैसे सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आप लोगों की चिकित्सा भूगोल, ये मानव भूगोल की उप शाखाएं हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, अगला पाठ हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। अगला अध्याय है आपका विश्व की प्रमुख जनजातियां। पहला आपका जो अध्याय था मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, वो इसी वीडियो के साथ आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद।